तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है 6.1। जो पहला क्लास था वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो इसमें जो 6.1 है उसमें केवल हम लोग इतना देखेंगे कि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हमको एक्सप्लेन करके पढ़ना है, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे कि हमको आगे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो एक्चुअली कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का एक ओवरव्यू टाइप का है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन जैसा, लेकिन क्योंकि NCERT में एक 6.1 अलग से टॉपिक है, ठीक है, वाटर लाइफ प्रोसेस, तो उसको हम अलग से ही पढ़ेंगे उसमें, लेकिन हल्का फुल्का देखेंगे क्या चीज़ किससे रिलेट करती है। तो लाइफ प्रोसेस जो है ना, वाटर लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, लेकिन बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो बेसिकली अगर वो एक्टिविटीज़ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो, चाहे वो बैक्टीरिया में ना हो, चाहे वो फंगस में ना हो, चाहे वो प्लांट्स में ना हो, एनिमल्स में ना हो, अगर वो एक्टिविटीज़ ना हो तो वो एनिमल थोड़ा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि क्रिटिकली देखा जाए तो सीरियस है। सपोज अगर हम बात करें कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जब वर्क नहीं करता है, सपोज किसी का पेट खराब होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम उसका वर्क नहीं करता है, जस्ट लाइक किसी को कॉलरा हो गया, ठीक है, या कुछ भी हो जाए, ठीक, तो अगर मैं सपोज मानो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं किया, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पेट में दर्द होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वो सारा का सारा, अब ये सपोज अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेशन है ना, ये वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो यानी कि एक कोष की हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो यानी कि बहु कोष की हो, जस्ट लाइक हम, या मैमल्स, या यानी कि स्तनधारी जीव, या फिर फिशेस हों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर लिविंग है तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा परफॉर्म करेगा। बिना इन एक्टिविटीज़ के या तो फिर अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो या तो फिर वो मर ही जाएगा, अगर बिल्कुल हमेशा के लिए गड़बड़ हो गया, ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों का पेट खराब भी होता है तो हम लोग उसको दवा लेके वो सही हो जाता है, ठीक है। बाद बाकी ये सब चीज़ें जो है वो, अब जैसे किसी का हार्ट में वाल्व खराब होता है, ठीक है, तो वाल्व भी रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी भी इस अच्छे खासे जो बातों की, और जो ऑर्गन डिफॉर्म होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको अगर हल्का फुल्का अगर हमको बुखार आता भी है तो हमारी बॉडी उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर लेती है, यानी कि कुल मिला के हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं या WBCs होती हैं वो उन वायरस या बैक्टीरिया को खा जाती हैं। तो अगर हल्का फुल्का बुखार है वो कुछ टाइम बाद वो हमको नहीं आता है, तो हमारी बॉडी जानती है हमारी कि क्या नाम, हमारी बॉडी को कैसे मेनटेन करना है, ठीक है, हील कैसे करना है उसको, उसका इलाज कैसे करना है हमारी बॉडी का। लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है तब हम लोग हॉस्पिटल में भागते हैं, तब हमारी बॉडी उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकती, लेकिन अगर हल्का फुल्की चीज़ है तो हमारी बॉडी मेंटेन कर सकती है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो कभी कभी जैसे पेट खराब होता है, ठीक है, या पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो हम अगर दवा ना लें, 1-2 दिन दवा ना लें तो वो गायब ही हो जाता है, पेट दर्द खत्म ही हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जानती है कि हमारी किस ऑर्गन में दिक्कत है और हमको किस तरीके से हील करना है या उसका इलाज करना है, लेकिन वो एक हमारी जो बॉडी है वो एक सीमित दायरे में रह के इलाज कर सकती है, कहने का मतलब है ठीक कर सकती है। और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम लोगों को जाना ही होता है। आप सपोज अगर मान लें पेट दर्द, तो पथरी में भी होता है, पथरी में पेट दर्द होता है बहुत, तो अगर हम बात करें तो उसका तो आज हुआ, 1-2 दिन बाद नहीं होगा, फिर हुआ, फिर नहीं होगा, फिर हुआ, तो उसमें ये होता है कि वो हमारे बस की बात नहीं है, वो हमारी बॉडी की बस की बात नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है वो एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी जो बॉडी है उसको मेंटेन करती हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको मेंटेन करती हैं कि उनका शेप जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा बना रहे। अगर इसमें किसी में भी दिक्कत होगी तो उसका जो जैसे जस्ट लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, वाल्व में दिक्कत है, अगर हार्ट के वाल्व में दिक्कत है तो ब्लड फ्लो सही ढंग से नहीं करेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो सही ढंग से नहीं करेगा तो यहाँ पे ऑर्गन डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्म का मतलब होता है गड़बड़ होना, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें जस्ट लाइक किडनी, तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी कि पेशाब बनाता है, तो यूरिन फॉर्मेशन जो करता है किडनी, तो उसमें अगर मानो किडनी में तो बहुत गुर्दे में पथरी हो जाती है, किडनी में पथरी हो जाती है, तो बेसिकली जो पथरी होती है उसको कैलकुलस बोलते हैं, कैलकुलस मैथ वाला, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें किडनी में जो पथरी हो जाती है, पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से ऑर्गन डिफॉर्मेशन हुआ। नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहता है किडनी का,
थोड़ा बहुत फूल फाल सूज साज जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन डिफॉर्मेशन हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, बहुत जस्ट लाइक न्यूमोनिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की तो अगर हम बात करें तो आधे से ज़्यादा बीमारियां तो पेट से रिलेटेड ही होती हैं, सब लोगों ने सुना होगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी हील करना जानती है, ठीक है, और अगर ना हो तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना ही होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जस्ट दीज आर सम just like four basic activities just that performed by any living organism whether they are unicellular whether they are multicellular। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक, चाहे वो एक कोश की हो या बहु कोश की हो, यानी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो, ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें होंगी ही होंगी, अगर नहीं होंगी तो वो डेड होगा, ठीक है। अब एक एक एक्टिविटीज़ के बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये अभी नहीं राइट डाउन करना है, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जितनी की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हम लिख रहे हों, पढ़ रहे हों, चाहे हमारा हार्ट चाहे जैसे वर्क कर रहा हो, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन वर्क कर रहा हो, वेदर एनी ह्यूमन थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, डाइजेशन कुछ भी हो रहा हो, तो मेरा कहने का मतलब वो डाइजेशन नहीं होता है। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी अगर हमारी बॉडी थिंक कर रही है, सोच रही है, अगर हम कुछ भी अगर चीज़ करते हैं, चाहे हम सोचते हैं, चाहे हम सोते समय हम लोग सपना वगैरह हर चीज़ देखते हैं, हमारा माइंड तो वर्क करती है, माइंड नहीं वर्क करेगा तो हमारा हार्ट तो वर्क करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड सर्कुलेशन तो हो गई, चाहे हम लेटे हों, चाहे वो सोए हों, चाहे यानी कि कोई मान के जा रहे हों, चाहे चल रहे हों, कुछ भी कर, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। अब जो एनर्जी होती है वो हमको मिलती कहाँ से? फूड से, ठीक, फूड से वो एनर्जी मिलती है। तो बात करें अगर हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ठीक है, उसको फूड चाहिए ही चाहिए। सभी लोग जानते हैं किसी भी चीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज, जो डेली प्रोसेस है वो करने के लिए। तो एनर्जी आती कहाँ से? जो हम लोग खाना खाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाए, ठीक है, फूड से। अब फूड ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर, यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो अलग अलग टाइप का फूड चाहिए होती है उनको। तो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन जैसे हमने फूड लिए, फूड लेने के बाद हम लोगों ने फूड का इंजेक्शन दिया, यानी कि खाया, ठीक है, खाने के बाद वो एलिमेंट्री कैनाल से उड़ता होगा हमारे स्टमक में गया, स्टमक में गया, वहाँ पे एसिड वगैरह जो एसिड वगैरह है वो वर्क किया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा, आंतों में। आंतों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग लेते हैं, वेदर यानी कि चाहे स्टार्च और स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, लोग दाल वगैरह लेते हैं, ठीक है, वहां से तो वो सारी जो इंटेस्टाइन होती है वहां पर इन सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि सोख लिए जाते हैं, और सोखने के बाद वो सारी चीजें यानी ब्लड में, ठीक है। तो फूड जो होता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है, विटामिन्स जो होती है जो लोग बाहर से लेते हैं, ठीक है, वो सारी जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, ये सारे जब एब्जॉर्ब जो इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर कहां जाएंगे? ये सारा का सारा जाएगा ब्लड में, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जाएंगे ब्लड में। अब ये ब्लड में जब जाएंगे तो ब्लड में हर जगह, ब्लड से हर जगह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास, कोई एक ऐसी चीज जब हमारे शरीर में होती है जो हर केवल एक ही चीज होती है जो हमारी हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है, तो वो होता है ब्लड। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा पार्ट है जो हर एक जगह जाता है, चाहे हम ब्रेन की बात करें, चाहे हम यानी कि टो की बात करें, अगर हम पैर का जो निचला सबसे निचला हिस्सा होता है उसकी बात करें, तो हमारी पूरी बॉडी अगर कनेक्टेड है तो एक सेल टिश्यू से जो है ब्लड, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी है जिसके द्वारा हमारा हर एक ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखना, ठीक है।
तो बाकी अगर बात करें तो फूड इंटेस्टाइन, बाकी ये जो ब्लड गया ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गया ये ब्लड में गया। अब ब्लड से ये जिस जिस पार्ट को जरूरत होगी, ठीक है, जिस पार्ट को प्रोटीन्स की जरूरत होगी या ग्लूकोज की जरूरत होगी या फाइबर की जरूरत होगी, ठीक है, जो विटामिन्स की जरूरत होगी, तो ये वहां पर ब्लड हर एक ऑर्गन के पास अलग अलग, यानी कि जो भी आप हर एक ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा तो वहां जिसको जो चीज जरूरत होगी वो चीज उससे ले लेंगे। तो हमको डाइजेशन जो क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो फूड का, फूड लिया, फूड को इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, फूड को ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करना, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सोख लिए जाते हैं और सोखने के बाद वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जाते हैं ब्लड में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं स्टार्च, ग्लूकोज और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। फाइबर्स के अलावा फिर प्रोटीन्स आ जाती है, ठीक है, विटामिन्स आ जाती है, ठीक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी चीजें की अगर हम बात करें तो डाइजेशन में बेसिकली रिएक्शंस भी होती हैं, कैटाबॉलिक, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं डाइजेशन में। तो डाइजेशन में अगर हम बात करें जस्ट लाइक प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स पेप्टोन्स वगैरह में डाइपेप्टाइड्स में यानी टूट जाते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स में। तो हर एक चीज टूटती है। अब स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जस्ट लाइक स्टार्च जो होता है, स्टार्च एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो से मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये जो होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ठीक। अब अमाइलोज की अगर हम बात करें तो ये 200 से 1000 ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं चेन में, 200 से 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 200 से 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक चेन में जुड़े हुए। सपोज आप सोच लो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, और लेकिन केवल अमाइलोज का, लेकिन स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों से मिलकर बना होता है। तो बात करें अगर अमाइलोज की तो वो केवल इतना नहीं होता, लेकिन अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो अगर हम स्टार्च की बात करें तो उसमें 80% 80-85% अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक। केवल इस जो भी हम लोग डेटा ले रहे हैं वो सारा का सारा डेटा एनसीईआरटी का ले रहे हैं, तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, वो भले ही हम पीछे का ले रहे हैं या आगे का ले रहे हैं तो करके चल रहे हैं यार, क्योंकि पॉइंट वही है जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी बाहर का ले नहीं सकते, वो समझ में आएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होगा, तो इंपॉर्टेंट है तो हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना बिल्कुल क्लियर, ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ करना है अच्छा तो, ठीक है। कोई पॉइंट छोड़ी नहीं, अगर कोई भी क्वेरी है तो बेसिकली नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो, ठीक है। तो स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, अब ये ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा ऐसे सेम मॉलिक्यूल, अब ये करेगा स्टार्च को, अमाइलो और अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ये स्टार्च को छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा अगर हम स्टार्च ले रहे हैं तो, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर लेगा, उसके बाद फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा हर एक सेल के पास, क्योंकि हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है, और हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, हर एक सेल, ठीक है। एक चीज ये जरूर याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई सपोज कोई नया ऑर्गेनिज्म है, नया जन्मा है, ठीक है, और वो ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 50 to 80 डेज तक, ठीक है, वो जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब ग्रो कर रहा हो, ठीक है। तो उसको जो रॉ मटेरियल्स होगा यानी कि बेसिकली जो फूड होगा उसको, अब सपोज अगर हम बात करें कोई भी ग्रोइंग स्टेज में होता है उसको भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि और जो बात की बहुत सारा सेग्रीगेशन हो रहा होता है, बहुत सारी उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, हर एक चीज के लिए हमारी बॉडी भी ज्यादा एक्टिव होती है उस समय जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा एक्टिविटीज होती है हम लोग खुद खेलते हैं तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा भूख चाहिए, तो हम लोग उस समय बेसिकली ज्यादा लगती है। तो जब हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे हम O2 ले लें, ठीक है, चाहे हम फूड ले लें, ये हर एक चीज हमको ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, ये और जो बेसिकली जो
एनसीईआरटी में एक लाइन है कि जो फूड होता है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चीज क्या होती है कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स का मतलब मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर जो फूड लेते हैं, ठीक है, तो वो कार्बन या उससे मिल के बने होते हैं, कार्बन या कार्बन से, क्योंकि कार्बन जो होता है वो बेसिकली ज्यादातर जो एटम्स होते हैं उनके संग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें C6H12O6 की, तो ये ग्लूकोज है, ठीक है। स्टार्च जो होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो एज अ डाइटरी फाइबर हम लेते हैं पोटैटो से, जस्ट लाइक पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं उनसे, ठीक है। पोटैटो को हम ट्यूबर्स भी बोलते हैं, ठीक। तो उससे हम क्या लेते हैं, स्टार्च। और जो स्टार्च होता है वो कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज जो ग्लूकोज उनसे मिलकर बना होता है, जो हम लोगों ने पहले देखा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि जो एनसीईआरटी ने कहा कि ज्यादातर जो फूड है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है, ज्यादातर सभी वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उसमें कार्बन का होना जरूरी है। कार्बन के साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन कार्बन का होना जरूरी है, बस, ठीक है। अब लेकिन जैसे कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो अलग ही होते हैं, उनमें कार्बन की नेसेसिटी हो भी सकती है, नहीं हो सकती, उसका कोई वो नहीं, ठीक है। हाँ, ये इतना लिखो। अब बात करें जो हम लोगों ने ग्लूकोज लिया, ठीक है, उसका होता क्या है। तो ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज हर एक सेल में, ह्यूमन हर एक सेल में ग्लूकोज है, ठीक है। और ये हम क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं, जिनको मैं ऐसे जो ऑफलाइन पढ़ाया हूं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, जैसे हम लोगों ने फूड लिया, ठीक है, ग्लूकोज यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्लूकोज लिया मैंने, तो ये जो अब लिया तो मैंने जस्ट लाइक स्टार्च लिया, मैंने डाइटरी फाइबर्स लिए स्टार्च लिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में जब ब्रेक डाउन करेगा, तो जब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा और जब मैं ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग किया तो मैंने O2 लिया, ठीक है, और फूड खाया तो उससे मुझे डाइजेशन होकर क्या मिला, ग्लूकोज, डाइजेशन होकर ग्लूकोज मिला। तो ग्लूकोज जो है वो वाया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वाया ब्लड हर एक सेल के पास चला गया, ठीक है। फिर मैंने O2 लिया तो O2 लंग्स में गया, हमने सांस ली, O2 लिया लंग्स में गया, और विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये हर एक सेल के पास पहुंच गया। तो हर एक सेल के पास ये भी है और हर एक सेल के पास ये भी है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो O2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, CO2 H2O और एनर्जी या ATP, ये बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन बेसिकली अगर कोई जैसे क्लास 10 में कुछ बच्चे थे वो ये, यानी अभी उनको इतना नॉलेज नहीं था, वो ये सोच रहे थे कि जो रेस्पिरेशन होता है और जो ब्रीदिंग होता है, कॉन्सेप्ट उनके थोड़ी क्लियर नहीं थे, उनको आता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन था, ठीक है, वो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो था वो एक ही सोच है। तो बेसिकली ये याद रखना कि जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, वो अलग अलग प्रोसेस होती है। तो ब्रीदिंग जो होता है वो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग होता है एयर का, ठीक है। इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है, और एक्सहेल करते हैं CO2। तो ब्रीदिंग जो होता है वो सांस लेना सांस छोड़ना, ये होता है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शन होती है हर एक सेल में, ह्यूमन या किसी भी एनिमल की हर एक सेल में जो रिएक्शन होती है एक ही, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। और ये जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, इसी से कोई भी सेल, किसी भी सेल में अगर ये रिएक्शन हो जाए तो वो सेल डेड हो जाएगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वहां पर जब, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म होगा सांस तो लेंगे, सांस लेंगे तो O2 मिलेगी, O2 मिलेगी तो ग्लूकोज चाहिए, सब वो ब्रेक डाउन करेगा नहीं और एनर्जी देगा नहीं, क्योंकि O2 है। और क्योंकि जब आदमी मर जाएगा तो फूड खाएगा नहीं तो ग्लूकोज नहीं होगा, सांस लेने या ना लेने से फायदा नहीं। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में ये होता है। अब बात अगर हम करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, O2 वगैरह जो भी चीजें होती हैं,
वो सब चीजें पहुंचाता कौन है हर एक सेल के पास, वो हर एक सेल के पास पहुंचाता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम सर। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है वो हर एक सेल के पास रहता है, हर एक सेल के पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा सेल को हर चीज की, जिस चीज की जरूरत होगी वो क्या कौन सा क्या चीज पहुंचाएगी, ब्लड। तो ब्लड जो रहता है वो मेन कनेक्टिव टिश्यू है हर एक ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, चाहे वो ग्लूकोज हो हर एक सेल के पास जाएगा, वो ब्लड के थ्रू जाएगा, O2 हर एक सेल के पास ब्लड के थ्रू जाएगा, जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं, हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारा जो हर एक सेल जो CO2 छोड़ती है, ये एक सेल में हो रही है प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेशन एक सेल में हो रही है, ये केवल इतनी। अब हमारी जो बॉडी है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है, तो सोर्स को कितना CO2 मॉलिक्यूल जोड़ता है, अब जो कितना बनता है, अब जो CO2 मॉलिक्यूल बनता है वो सारा CO2 मॉलिक्यूल कहां रिलीज होता है, हमारे ब्लड में। अब ब्लड जो होता है वो वाया वीन की जो वीन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वाया वीन्स वो हमारे लंग्स, वो हमारे कहां तक आती है, लंग्स में। वाया वीन्स को जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स तक पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन जो वीन्स होती है वो मेजरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, तो वो लेके आए, और वहां से जो लंग्स ब्लड से जो लंग्स के थ्रू जो डक्ट जाती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन बहुत कम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 बहुत कम। लेकिन कभी भी ऐसा, कभी भी ये मत सोचना कि अगर हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला तो उसमें CO2 होगा और O2 होगा ही, बिल्कुल भी गलत। उसमें CO2 ज्यादा मात्रा में होगा और O2 कम मात्रा में होगा, ठीक है। तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक, जो हर चीज पहुंचाता है इधर से उधर। बात करें अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, तो हर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, एंड फिशेस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ये चीजें परफॉर्म करने के लिए, ये जो प्रोसेस होती है परफॉर्म करने के लिए। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्लड, हार्ट, प्लाज्मा, आरबीसी, सीबीसीज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें किडनीज, ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो लंग्स वगैरह। तो बेसिकली क्या है ना कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पर पार्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, ये लाइफ प्रोसेस, ये पार्टिकुलर जो प्रोसेस है वो करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ही जो एक कोशिका होती है, केवल एक ही सिंगल सेल होती है, उसकी अगर हम बात करें जैसे लाइक अमीबा है, ठीक है, क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, उसकी उन ऐसे ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जैसे लाइक पैरामीशियम है जो एक कोशिका है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसे कोई ये सारी प्रोसेस होंगी, डाइजेशन भी होगा, सर्कुलेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, हर चीज होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ऑर्गन्स नहीं होंगे, ये सारे काम अलग अलग करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें सेल में ऐसे ही, अब जैसे अगर हम बात करें फूड की, तो फूड सेल में कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी, ठीक है। और कहीं अगर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर क्योंकि उसमें फूड इनपुट है तो कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल जरूर बनाएगा जो हार्मफुल होगा बॉडी के लिए, तो रिलीज करने के लिए बाहर ऐसे ही कहीं से भी रिलीज कर देगा, कहीं से भी रिलीज कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर कोई पार्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होते हैं हर प्रोसेस करने के लिए, कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम करने के लिए कोई अलग प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया ये करता है, फलाना करता है, ढीमका करता है। तो हर एक ऑर्गन मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हर एक प्रोसेस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उसमें एक ही सेल होती है और उसी सेल में सब चीजें होती है, ठीक है। खाना कहीं से भी खा सकता है, निकल कहीं से भी सकता है, ठीक है।
डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और ये अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर दो। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अंदर जाती हैं या बाहर आती हैं, वो सारी की सारी सिंपल डिफ्यूजन से होंगी। यानी कि फ्रीली मूव कर सकती हैं अंदर बाहर, सिंपल डिफ्यूजन, ये याद रखना, ठीक है। बाद बाकी सभी लोग जानते हैं कि जो फूड या ऑक्सीजन है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोगों को सर्कुलेशन यानी कि ब्लड की ज़रूरत होती है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर किसी ने फूड खाया है, कोई भी चीज़ ली है, तो वो कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाएगा ही बनाएगा जो एक्सक्रीट कर सके। जस्ट लाइक ह्यूमन अगर हम बात करें तो फीकस होता है, ठीक है, तो मॉर्निंग में फ्रेश होने जाता है, तो खाना खाया, पचाया और फ्रेश हो गया, निकाल दिया, तो एक्सक्रीशन में आता है। बाद बाकी करें अगर हम यूरिन की, तो यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी होती है, तो अब जैसे अगर हम बात करें हाँ कि जो ब्लड होता है वो हर एक चीज़ लेके चलता है, तो ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। अब क्योंकि जो यूरिन बनता है वो ब्लड से फिल्टर होकर ही बनता है, तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, फिर यूरिन बनाती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, हार्ट ब्लड को फिल्टर नहीं करता है। दिल जो है वो ब्लड को छानेगा नहीं, फिल्टर नहीं करेगा, लेकिन जो किडनी होता है वो ब्लड को छानता है, फिल्टर करता है। तो ये याद रखना कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो टॉयलेट बनता है, पेशाब बनता है, वो किडनी जो होता है जब ब्लड को छानता है तब बनता है, ठीक है। ये सारी की सारी जो यानी कि यूरिन तुम कर रहे होते हो ना, ये सारी की सारी प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड में होती हैं, और हमारे ब्लड से ब्लड जब छनता है किडनी से तब यूरिन बनता है। तो ये सारा जो यूरिन तुम निकालते हो ये ब्लड में ही होता है, याद रखना, ठीक है, लिख लेना अपने पास। तो अगर कोई भी ऐसी प्रोसेस जो गड़बड़ कर रही है, अगर हम डाइजेशन में बात करें तो अगर पेट खराब है तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर गड़बड़ कर रहा है तो हमारी बॉडी इसको हील कर सकती है, नहीं तो हमको भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, ये सारी प्रोसेस होंगी ही होंगी इसमें। तो वो बेसिक प्रोसेस जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह ही नहीं सकता, वही तो है लाइफ प्रोसेस, ये सारी, ठीक है। तो यहाँ तक ये 6.1 हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी उसके बाद कुछ 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो उसमें दिया है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द O2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी क्यों नहीं है ह्यूमंस में, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो बेसिकली जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन जो हुआ तो डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन में जो ये सेल है बाहर तो एनवायरनमेंट ही है ना, बाहर तो एनवायरनमेंट है, यानी कि यहाँ भी O2, यहाँ भी O2 CO2, O2 CO2, हर जगह एनवायरनमेंट ही है ना। अब यहाँ पर मानो ये कहीं भी यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो फ्लो कर रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है, तो वहाँ भाई जो आसपास है तो एयर ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक कोष की जो जीव होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें एनवायरनमेंट पूरा आसपास होता है, इसलिए ऑक्सीजन आसानी से आ सकती है, CO2 जा सकती है। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो, अब हमारा जो हार्ट है वो तो रखा है ना छिपा के, तो वो तो कहीं आउटसाइड यानी कि एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में तो है नहीं कि बाहर से हवा ले रहा है तो बाहर से ऑक्सीजन भी ले रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे फेफड़े बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सब प्रिजर्व है, वो सब हमारा एक सिस्टम है कि हम सांस लेंगे तभी अंदर जाएगा O2, ऐसे ही कहीं से घुस नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरी एक सेल एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में होती है,
लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो बाहर की जो सेल्स हैं वो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं। बाहर की जो सेल्स हैं वो सारी की सारी हमारे जो हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में हैं। लेकिन अंदर की जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो भी तो सेल्स से मिलके बने, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे कैसा भी कुछ कोई भी ऑर्गन जो हमारे अंदर है वो सारा सेल से ही मिलके बना है। लेकिन वो सारी की सारी सेल हमारी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो नहीं है। तो वो कह रहा है इसीलिए जो डिफ्यूज़न है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी नहीं है O2 CO2 एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। और जो डिफ्यूज़न है वो केवल और केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जो सिंगल सेल होगा उसी के लिए डिफ्यूज़न काफ़ी है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो फिर एक बार हमसे बोल देना, तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। अब कोई चीज़ जिंदा है तो हमको कौन से पॉइंट्स ऐसे, कौन से फिक्स्ड पॉइंट हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जिंदा है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ, वॉक कर रहा होगा, ब्रीद कर रहा होगा। अब ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, हमने 2 एक्सेप्शंस दिए थे। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनली मूवमेंट नहीं करते हैं जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो मूव यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ब्रीदिंग अगर दिख रहा है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर रहा है तो वो लिविंग है, ठीक है। तो ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन तो कर ही रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसमें रिएक्शंस हो रही होंगी अंदर, लेकिन वो हम लोग देख नहीं सकते हैं ना, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, खाना बन रहा है कैसे बन रहा है ना। जो रेस्पिरेशन रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की थी वो कैसे हो रही है, तो वो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म जो है और एक कॉन्शियसनेस, जो बाहर का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ठीक है। तो जो कॉन्शियसनेस है ना और मेटाबॉलिज्म है, ये फिक्स्ड पॉइंट है जो किसी भी थिंग को डिसाइड कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक। बात करें अगर हम वाटर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें, हम लोग O2 लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग बाहर से लेते हैं और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है, उससे एनर्जी लेती है, जो कुछ भी करती है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, यानी कि लाइफ के लिए कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं वो ज़रूरी हैं। ये सारी की सारी डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूरल यानी कि वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा ब्रेन जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो सारी चीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसेंशियल प्रोसेस होती हैं लिविंग के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लाइफ मेंटेन करने के लिए, जो हमारा ऑर्गन डिफॉर्मेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन स्ट्रक्चर है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। तो ये आई होप ये मोस्टली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर ना समझ में आया तो फिर एक बार डिस्कस कर लेना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक नेक्स्ट और क्लास में, एक छोटा सा बना लेंगे लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू लाइक, नो डाउट।